हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीके मैथ्स एकेडमी। तो आइए आज हम लोग फिर से जो मॉडल सेट 2 का क्वेश्चन से स्टार्टिंग से करेंगे। ठीक है, तो आपका मतलब बिहार बोर्ड वालों के लिए है जो आपको 2021 में 17 फरवरी से जो आपका एग्जाम होने वाली है। ठीक है, उसके मद्देनजर रखते हुए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं। जैसे पहला सवाल यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, आई होप ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो जो आदमी आज फर्स्ट डे है, ठीक है, अभी आपने देखना स्टार्ट ही किया हो, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बहुत ही मजा आएगा आपको, और क्वेश्चंस को बनाने के तरीके भी बताएंगे और देखिएगा। आपको मतलब जैसे ही आप देखेंगे कुछ देर, तो उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ वाकई में मैथ बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो करने वाले हैं, ये क्वेश्चंस नंबर 1 दिए हुए हैं। ठीक है, और जिनको है तो अपना अपना साइड में अपना लेके रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चंस हम एक लिख दिए हैं। अगली बार से बस सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आपको बोलेंगे फिर उसका सॉल्यूशंस करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, सभी आदमी जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन कीजिए, और जो आदमी नहीं ज्वाइन किए हैं, जो आदमी जुड़ चुके हैं, उनको लिंक अपना शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, ताकि सभी को ये वीडियो का फायदा हो सके और सभी आदमी उसको सीख सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन से यहाँ गौर से देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल के माप बराबर हो। गौर से समझिएगा जरा क्वेश्चन। कहता है वृत्त का परिमाप, क्या क्या परिमाप जो है सो बराबर है किसके? क्षेत्रफल के। जरा गौर से समझेंगे, किसके? क्षेत्र, वृत्त का है, दोनों वृत्त का है, यानी वृत्त का परिमाप बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के। तो आपको वृत्त की त्रिज्या पूछ रही है। तो चलिए बताइए, आपको यहां से पता है वृत्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है? परिमाप मतलब परिधि। वृत्त का परिधि का है या परिमाप का है, एक ही बात है। तो परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr होती है ना। और क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला? πr², वृत्त के लिए ना। तो देखिए यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो गई है ना, और एक यहाँ पर r² का मतलब 2 ठो r है, तो एगो r से एगो r कैंसिल हो गया, तो इधर बच गया 2 और इधर 1 ठो r बच गया। यहाँ 2 r था, इसमें से एगो r कट गया तो 1 ठो r बच गया। यानी फाइनली आपका r, या r क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या होती है। बताइए आंसर आपका आ गया। r का मान कितना आया? 2 इकाई, जो कि ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। बहुत ही मजा आया ना। क्या मजेदार क्वेश्चंस था कि नहीं? क्वेश्चंस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा सवाल ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही सवाल को बनाने के तरीके में बस एक दो लाइन आपको रफ करने हैं थोड़ी सी जगह में, और आपका आंसर जो है सो आपको आसानी से दिखाई दे देंगे, है ना। तो बस ऐसे ही क्वेश्चंस हम आपको बनाने के तरीके भी बताएंगे। बिल्कुल वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, आपको अच्छा कंसेप्ट देंगे। ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपको एक भी, जैसे टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में, ठीक है, उसमें से 50 क्वेश्चंस बनाने हैं, 50 में से आपको एक भी कम नहीं आना चाहिए। अगर आप ये वीडियो अगर देखते हैं अंत तक, तो आपको अंदर जो है क्वेश्चंस बनाने के स्किल जो है सो डेवलप हो जाएंगे, जिससे आपको काफी सहायता मिलेगी। ठीक है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, और मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो गई। ठीक है ना, क्या करना है? बस r का वैल्यू यहाँ 2 आ गया, बस परिमाप और क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ था। आप सोचिए नहीं कि क्या करना है, बस दोनों का फॉर्मूला रख के आप काटकुट कर लीजिए, आपका आंसर कहीं ना कहीं दिख जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दे दिया है, देखेंगे बहुत ही अच्छी तरह से मिलेंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका भी बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका कहता है, ठीक है, जिनको आपको नहीं है, ठीक है, वो क्वेश्चंस लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूं। कहता है एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, मैं पिक्चर के साथ समझाने का भी प्रयास कर रहा हूं। कह रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी। ठीक है, क्या कह रहा है? एक त्रिभुज है एबीसी। जरा गौर से समझेंगे, एक त्रिभुज है एबीसी। ठीक है, अब इसमें बीसी को, त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी बिंदु तक, इस बीसी को बढ़ाया गया है डी बिंदु तक। कहां तक बढ़ाया गया है? डी बिंदु तक। मैं क्वेश्चन भी बोल रहा हूं, समझिए, साथ में फोटो भी बना रहा हूं क्वेश्चन के साथ। कहता है त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया है, जिससे कोण एसीडी 110 डिग्री है। एसीडी मतलब ये कोण आपको 110 डिग्री दे दिया है। ठीक है, तथा कोण बीएसी 57 डिग्री है। बीएसी मतलब ये कोण आपका 57 डिग्री है। ठीक है, तो कह रहा है आपको एबीसी का मान बताना। एबीसी मतलब इस कोण का मान आपसे पूछा जा रहा है।
क्वेश्चन समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कहता है त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है, ठीक है, जिससे ACD मतलब कोण ACD 110 डिग्री है तथा कोण BAC आपको 57 डिग्री है। तो आपको कोण ABC का मान बताना है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपको समझना है, अब बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो देख लीजिएगा किसी भी त्रिभुज में एक कोण अगर मान लेते इसका निकालना है तो एक्स मान लिया हमने, तो ये बाहर जो कोण बनता है इसको बाह्य कोण कहते हैं और ये दोनों को सुदूर अंतः कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बाह्य कोण हो गया और ये दोनों को क्या कहते हैं? सुदूर अंतः कोण। मतलब इसके सामने का जो ये दोनों है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सुदूर अंतः कोण कहते हैं। तो एक थ्योरम 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी कि ये जो बाह्य कोण जो है 110 डिग्री वो बराबर होता है किसके? ये दोनों सुदूर अंतः कोण के योगफल के। मतलब दोनों को जोड़ दीजिए तो बाह्य कोण मिल जाता है। मतलब बाह्य कोण जो है सो कैसे मिलता है? ये दोनों सुदूर अंतः कोण को जोड़ने से मिलता है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, 110 है, इधर है प्लस है तो इधर आया -57, तो यहाँ से x, तो बता दीजिए यहाँ से x का वैल्यू फाइनली क्या मिल गया? घटा लीजिए तो 53 डिग्री ना, क्या मिल गई? 53 डिग्री। 110 में से 57 गया तो आपका 53 आंसर आ गया, है ना। बस हो गया आंसर, यानी 2 का आंसर आपका क्या मिल गया? ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन ए करेक्ट है? ए में 53 डिग्री ऑप्शन है, तो 2 का आंसर क्या मिल गया? 53 डिग्री मिल गई, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिएगा गौर से। 3 डायरेक्ट है, पूछ रहा है cos 90 माइनस थीटा। क्या कह रहा है? cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो इसको तो आपको पता है आंसर क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है? साइन थीटा। मतलब आंसर आपका साइन थीटा हो गया। क्या आंसर मिल गया? साइन थीटा। मतलब 3 का आंसर हो गया साइन थीटा, जो कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए में क्या है? साइन थीटा, मतलब ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है ना। आई होप 3 क्वेश्चंस तक हम लोग अच्छे से कर लिए ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चंस भी बोल दे रहा हूं, ठीक है। जिन आदमी को क्वेश्चंस अवेलेबल है, ठीक है। जिनको क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है थोड़ा सा यहाँ समझेंगे और कॉपी साथ में रखिए और जो ऐसे ही मैं क्वेश्चन बोलता हूँ वो लिख लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो, इसका मूल समान है, क्या दे दिया है? मूल समान हो, ठीक है। मूल समान हो तो निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूं, देख लीजिए। मूल समान है और ऑप्शंस आपको दे दिया है, ठीक है। b² बराबर प्लस माइनस 4ac, बी नंबर ऑप्शन है b² बराबर 4ac, सी नंबर ऑप्शन है b² बराबर 4c और डी नंबर ऑप्शन है b² बराबर 4a। तो आई थिंक ये भी क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, समझिए। क्या कह रहा है? मूल समान है, तो याद रखेंगे आपको, जब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 रहे तो मूल इसका समान होता है। कब? मूल जब समान रहेगा दिया हुआ तो आप d बराबर 0 करेंगे। मूल समान कब होता है? जब उसका d 0 होता है तब। मैंने क्या कहा? ये दोनों का मूल समान कब होता है? जब उसका d 0 होती है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिल गई बताइए? d का फॉर्मूला आप जानते हैं, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो यहां से b² माइनस है तो उधर गया प्लस 4ac, हो गया। यही ऑप्शन आपको चूज कर लेना है, b² बराबर 4ac। ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा है, तो 4 का आंसर आपको बी मिल गया, है ना। बहुत ही आसान है ना। बस लॉजिक याद रखिएगा, कोई भी सवाल में जब ये आपको मूल समान कहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, डी का मान 0 कर लेना है। और डी का फॉर्मूला आता है b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर abc ही था इसीलिए उसी रूप में आंसर है। अगर अंक रहता तो abc का मान इसमें डाल देते, वहां से मेरा आंसर मिल जाता, ठीक है। ऐसा भी सवाल आगे आने वाला है, देखते हैं हम लोग। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिएगा, बहुत ही लॉजिकल सवाल दिया है आपको, ठीक है। थोड़ा सा आपको घुमाया है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया है? थोड़ा सा आपको घुमा दिया है। आंसर आपके काफी करीब है, बिना बनाने वाला है, ठीक है। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 है
cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू डॉट डॉट इंटू cos 180 डिग्री का मान आपको बताना है। मतलब 1 2 3 4 गिनती करते जाना है कहां तक, 180 तक। तो बीच में तो कहीं आएगा ना, कितना 90 आएगी ना, क्योंकि 180 से पहले तो 90 भी कहीं आएगी। तो 1 2 3 4 इस तरह से बीच में आएगी कभी ना, 88 cos 88 cos 89 cos 90 फिर cos 91 cos 92 बढ़ते बढ़ते कहां तक जाना है, cos 180 तक जाना है। तो बता दीजिए इसके बीच में तो कहीं आपको cos 90 डिग्री आएगी ही ना। cos 90 का मान 0 होता है, तो 0 से सब में गुना हो गया, तो क्या मिल गया, पूरा फाइनल आंसर आपको 0 मिल गए। यानी 5 का आंसर 0 हो गए, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, 0 डिग्री। सॉरी 0 डिग्री नहीं, 0 क्या न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एंगल नहीं होती, ठीक है। यानी ये पूरा का मान क्या आएगा, 0 आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि यहाँ 90 से कम तक रहता तब आपको, जैसे मान लेते हैं यहाँ 3 4 दे देता 85 तक, तब हम नहीं करते, ठीक है, तब फिर दूसरा तरीका लगाते। लेकिन यहाँ 90 से ज्यादा रहे, ठीक है, जब गिनती में जब लगातार में रहे और 90 या 90 से ज्यादा रहे कॉस में, तो उसका आंसर आपको 0 देना है, ठीक है। क्योंकि कॉस 90 0 है, 0 से सब में गुना हुआ तो वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो 5 का आंसर सी मिल गया, ठीक है। तो आई होप बिल्कुल आप सभी को बहुत ही मजा आ रहा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को समझिएगा। ये भी अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरह था। अभी हमने कहा था ना कि मूल समान वाला जो आगे भी आने वाला है कुछ। 6 नंबर सवाल का था, यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी का होल स्क्वायर, b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0। इसमें भी इसका भी मूल समान दिया है। क्या कह रहा है, इसका मूल समान है, ठीक है। क्या कह रहा है, मूल समान है। तो आपको बताना है a प्लस सी का मान क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ गए। कहता है यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान हो तो a प्लस सी का मान निम्न में से है, ठीक है। ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन है -b, ठीक है। क्या है आपको, बी है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है -b, तीसरा ऑप्शन है 2b और चौथा ऑप्शन है -2b, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को हम देखते हैं बना करके। इस तरह के सवाल को समझिए। यहाँ पर देखिए आपको ई जो है सो ए हो गया, तो ए का वैल्यू है b माइनस सी, ई बी हो गया तो b का वैल्यू मिल गया c माइनस ए, और c का वैल्यू a हो गया a माइनस बी। अभी हमने बताया है जब मूल समान दे दे तो आपको d बराबर 0 करना। का मान a माइनस बी आया, तो यहाँ मूल समान होता है तो d बराबर 0 कर लेते हैं ना। तो d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का वैल्यू है c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है b माइनस सी इंटू सी, तो c का वैल्यू है a माइनस बी। अब इस सबको गुना उना कर दिए, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको -4 रहने दिया, ये दोनों को ba, फिर b से इसको तो माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस सी ए और फिर माइनस माइनस प्लस सी बी, ठीक है ना। अभी -4 से भी सबको गुना कर दिए, तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर पहले लिख दिए, यहाँ पर देखिए 4ca प्लस यहाँ से 2ca माइनस हो गया, तो 4 गो में से 2 गो गया तो 2ca आई प्लस ई वाला सी स्क्वायर। उसके बाद बच गया आपको -4ab, ठीक है, और उसके बाद प्लस 4b स्क्वायर और ये एक बच गया ए -4bc बराबर 0। तो यहाँ से एक जो है देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस सी के होल स्क्वायर पर था, रख दिए, आई -4b कॉमन ले लिए तो ये आ गया। अब इसको सबको राइट साइड पे उठा दिए, ठीक है, चाहे कॉमन भी लेने की जरूरत नहीं था। लास्ट में इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट, तो 4 का वर्गमूल 2, आई सब रूट में आ गया, बी से अंदर गुना कर दिए। तो देखिए ए प्लस सी का वैल्यू तो फाइनली ए रहा है, जो कि एक भी ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो एक क्वेश्चन से मिस्टेक है आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डाउटफुल है, ठीक है, मतलब ये क्लियर नहीं है, ऑप्शन आपको एक भी वैसा नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। यानी 2b तो हो नहीं सकता, ऑप्शन सी दिया हुआ है, 2b तो आने वाला है नहीं, 2b के अलावा कुछ दूसरा ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डाउटफुल क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 अगर किन्हीं को बनता है तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो हमने देख लिया a+c का वैल्यू मेरे अनुसार ये आ रहा है, ठीक है। अगर आप में से किसी को अगर लगता है कि हाँ आंसर ये है तो आप सोल्व कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें से कोई ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अगर एक आएगा भी तो 4 भी शायद आ सकता है, लेकिन 4 भी ऑप्शन है नहीं इसमें। अगर आप इसको बनाएंगे तो थोड़ा सा इधर उधर करने के बाद अगर आएगा, आ तो यही रहा है, लेकिन अगर 2 भी तो नहीं आने वाला है, ठीक है, ये डिफिनिट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 7 आपको क्या कह रहा है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु, बड़ी आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मूल बिंदु से आपको बताना इस बिंदु की दूरी। बिंदु आपको 4,-3 है की दूरी पूछ रहा है। तो आपको तरीका है, बता दिए कि मूल बिंदु से अगर x, y की दूरी पूछे, कहां से, मूल बिंदु से, ठीक है, मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी, इतना की दूरी अगर पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है √x² + y² डायरेक्ट, ठीक है ना। तो यहां भी पूछ रहा है 7 नंबर में कि मूल बिंदु से बिंदु a ब्रैकेट में 4,-3 की दूरी बताना है आपको। तो x का वैल्यू 4 हो गया, y का वैल्यू -3 आ गया, इस फॉर्मूला पर डाल दीजिए। तो x का वैल्यू 4 का स्क्वायर जोड़ -3 का स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर 16 प्लस माइनस के भी स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 आंसर हो गया। यानी 7 का ऑप्शन आपको फाइनली क्या मिल गया, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी मिल गया फाइनली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 1 + tan² थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपको याद होगा, 1 + tan² थीटा क्या होती है, sec² थीटा, जो कि ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है ए नंबर ऑप्शन में है sec² थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या मिल गया, sec² थीटा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 1 3 0 3 1 3 का बहुलक, इसका क्या बताना है, बहुलक। तो बहुलक बताए थे जो इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए 3 जो है सो 1 2 3 बार हुआ है, बाद बाकी 1 जो है सो 2 बार है, 0 1 बार है। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ है, 3 है। 3 कै बार है, 1 2 3 बार है। तो यानी बहुलक जो है सो आपका 3 हो गया आंसर। बहुलक कैसे निकलता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन है, 3 है। तो आपका आंसर 3 हो गया, है ना। बड़ी आसानी से क्वेश्चन सब बनते हैं और ऐसे ही एग्जाम में भी आपको पूछेंगे। तो बहुलक याद रखिएगा, जब भी डाटा दे दे तो उसमें देखना है आपको कि सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ है, वही आपका बहुलक होता है। तो बहुलक का आंसर हो गया आपका 3, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। 9 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 कहता है y अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर, ठीक है। क्या कह रहा है, y अक्ष से, बस इसके लिए कुछ नहीं कीजिए, आप ग्राफ सीधा एक खींचिए, आपका आंसर दिख जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपको क्या करने हैं, कुछ नहीं, बस एक ग्राफ खींच लेना है। जैसे मान लेते हैं y अक्ष हो गया, तो y अक्ष से 5 इकाई दाएं, इधर दाया इधर हुआ, बाया इधर हुआ। तो इधर चलिए कितना, दाया क्या यूनिट 5, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर आ गए 5 इकाई दाई और x अक्ष पर, x अक्ष तो यही है, मतलब यही पॉइंट आपका P है, ठीक है। इसका स्थिति निर्देशांक बताना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए कि y अक्ष से दाई 5 इकाई की दूरी पर x अक्ष पर कोई बिंदु P स्थित है, तो उस P का नियामक आपको बताना है। तो बताइए P का नियामक क्या हो गया, x अक्ष पर क्या यूनिट है, 1 2 3 4 5 है, तो x 5 हो गया। और y क्या आता है, x अक्ष पर 0 होता है, यानी 5,0 आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या हो गया, 5,0 आपका फाइनल आंसर हो गया। तो 10 का आंसर क्या मिल गया आपको, 5,0, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 6/15 का दशमलव प्रसार आपको शांत अशांत बताना है। तो क्या बताया था, सबसे पहले इसको काटिए, तो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी 2/5 आया। तो देखिए नीचे जब काट-कूट करने के बाद नीचे का गुणनखंड करना है, और गुणनखंड करने के बाद यदि नीचे आपको 2 आए या 5 आए या 2 और 5 आए, 2 और 5 के अलावा दूसरा अंक नहीं चाहिए। तो यहाँ तो 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई नहीं है, केवल 5 ही है। दूसरा कोई अंक नहीं है, जैसे कि 3 7
2 और 5 के अलावा दूसरा अंक अगर नीचे 9 आए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। मतलब इसका दशमलव प्रसार आपको शांत हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, 12 कहता है 2 के पावर x प्लस वाई बराबर 2 के पावर x माइनस वाई बराबर √8। तो आप इसको कुछ नहीं करें, 2 के पावर x प्लस वाई, यहाँ देखिए आधार में 2 है तो सबका आधार 2 लाइए, ये में 2 है, ये है, इसका भी आधार 2 कीजिए तो 2, 8 को क्या लिखेंगे 2 के पावर 3, आई रूट के बदले पावर के बटा में 2। ठीक है ना, तो यहाँ से फाइनली आपको मिल गया 3/2। अब सब पावर को बराबर कर लीजिए, तो x प्लस वाई बराबर भी हो गया 3/2 और x माइनस वाई बराबर भी हो गया 3/2। अब दोनों को क्या करना है, घटा देना है। दोनों को आपको क्या करना है, घटा देना। देखिए x प्लस वाई बराबर 3/2 और x माइनस वाई बराबर भी 3/2, यही ना। अब दोनों को घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस, ये प्लस, ये वाला प्लस है तो माइनस, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो y और y, तो इधर 2y, दोनों प्लस है तो जुट गया, इधर 0 हो गया, तो y का वैल्यू 2 उधर चला गया 0 में, तो y का मान कितना मिल गया 0। अगर x पूछता, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ते, यहाँ पर y पूछ रहा था इसीलिए घटाए हैं, अगर x पूछता तो दोनों को जोड़ देते तो y कट जाता, x निकल जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर y का वैल्यू पूछ रहा है तो y का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गई। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है, 2 ठो समीकरण दे दिया है, x प्लस 2y बराबर 3 है, और दूसरा दिया है 5x प्लस ky बराबर आपको 15 दिया है, और हल दिया है जो अनगिनत हल है। कैसा हल है, अनगिनत हल है, तो k का मान आपको बताना है। तो अनगिनत हल के लिए देखिए, चाहे कोई भी हल करे, पहले उसके लिए आपको करना है, इसके पहले कोई अंक नहीं तो ये, तो x वाला को बटा कीजिए, तो x वाला यहाँ a का बटा में 5, उसके बाद y वाला बटा कीजिए। ठीक है, तो y है 2, इसके बटा में आ गया k, उसके बाद कांस्टेंट टर्म तो 3 बटा में 15। अगर ये तीनों बराबर आ जाए तो अनगिनत हल होता है। कंडीशन क्या याद रखना है, अनगिनत हल के लिए तीनों बराबर, यानी x वाला को बटा करने पर पहले x वाला को बटा करना है, y वाला को बटा, फिर कांस्टेंट को बटा। ठीक है, और तीनों अगर बराबर आ जाता है तो अनंत हल होता है। तो यहाँ से आप किसी एक को कर लीजिए, या तो पहला दूसरा बराबर ले लीजिए या दूसरा तीसरा, कोई एक ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से क्या गया, 1/5 बराबर 2/k, क्रॉस गुना कर दीजिए तो k गुने k बराबर 5 गुने 2 यानी 10, k का वैल्यू 10 मिल गया आपका आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो गया, 10, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 को समझिए, आपका 14 क्या दिया है, 14 कह रहा है साइन 61 डिग्री बटा में साइन 29 डिग्री, साइन 61 डिग्री बटा में साइन 29 डिग्री का मान बता रहा है। तो चलिए अब उसको ऊपर वाला को छोड़ देते हैं, पहले साइन 61 डिग्री छोड़ देते हैं, और नीचे को साइन को कॉस में बदलना हो तो कॉस लिख लीजिए, और इस एंगल को 90 में से घटा दीजिए तो 61 आ जाएगा। ठीक है, 90 में से 29 घटाएंगे तो क्या आएगा 61, मतलब साइन को कॉस में बदलना होता है तो साइन को कॉस लिख देते हैं और एंगल को 90 में से घटा के लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 90 में से 29 जाएगा तो 61, और साइन बाई कॉस क्या होता है tan, यानी tan 61 डिग्री आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है। तो इसका भी आंसर क्या मिल गया, आपका ए मिल गया। आई थिंक कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो रही होगी, है ना। बिल्कुल इसी तरह से आप बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या मिला, ए मिला, cot 61 डिग्री। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका कुछ दे दिया है, समांतर श्रेणी में है तो x3 का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपको क्या दिया है, यदि 4 x1 x2 x3, ठीक है, उसके बाद है 28, किस में है, एपी में है, एपी में है, तो x3 का मान आपको बताना है जो क्या होगा। चलिए कुछ नहीं, फर्स्ट टर्म आपका a हो गया 4, और लास्ट टर्म मतलब an मान लेते, an क्या वो है 1 2 3 4 5 हुआ, मतलब a5 हो गया 28। गौर से समझेंगे, पहले जो क्या क्या दिया हुआ है वो हम लिख दिए। तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और 1 2 3 4,
पांचवा टर्म भी दे दिया है 28। ठीक है, तो आप यहाँ से डी निकाल लीजिए। क्या निकालना है? तो डी। तो डी निकालने का क्या फार्मूला, चाहे यहाँ से आप फार्मूला रख दीजिए। A5 का फार्मूला आता है A प्लस 5 है तो 4D कर लीजिए, तो यहाँ से 28। A का मान 4 आया है तो ये 4D बराबर 28, तो यहाँ से 4D का मान क्या मिल गया? 28, उधर गया तो -4, तो यहाँ से 4D का मान मिल गया 24। ठीक है, तो ये 4 गया, 4 से कट गया, 6 मरतबे, यानी D का मान मिल गया 6। तो अब x3 निकालना है, तो x3 बताइए, x3 का टर्म है 1 2 3, चौथा टर्म है ना, मतलब A4 के बराबर है। तो A4 किसका होता है फार्मूला? A प्लस जितना रहे उसे एक कम देता 3D। तो A का वैल्यू है 4 प्लस 3 गुने D का मान है 6, तो 4 प्लस 6 18, 18 4 22 आपका आंसर हो गया। तो 15 का आंसर क्या मिल गया? 22। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हुआ। ठीक है, आई थिंक अच्छी तरह से कंसेप्ट मिल रही होगी आपको। ठीक है ना? हाँ, इसी तरह के सवाल आपको एग्जाम में भी रहेंगे, बिल्कुल इस तरह से छोड़ के मत आइएगा एग्जाम में। बस अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है सवाल आपका 16 है कि दो खंभे 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। कह रहा है कि दो खंभा है क्वेश्चन नंबर 16 का, एक ही 6 मीटर है और एक 11 मीटर है। ठीक है, टोटल 11 मीटर है। ये समतल जमीन पर खड़े हैं। दोनों खंभे के बीच की जो दूरी है, यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है, मतलब ये दे दिया है 12 मीटर, तो कहता है उनके सिरों के बीच, मतलब ये दूरी आपसे पूछ रहा है जो कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गई? क्वेश्चन क्या कहा आपको फिर से मैं समझा देता हूं। कहता है दो ऊर्ध्वाधर खंभे 6 मीटर और 11 मीटर का दो खंभा है और एक समतल जमीन पर खड़े हैं। दोनों के जो निचला सिरा है उसके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो ऊपर का सिरा के बीच की दूरी निकालना है, मतलब ये दूरी आपको बताना है। तो चलिए इससे इस पर हम लंब डाल देते हैं। तो ये 12 तो ये भी 12, ये 6 तो ये भी 6, तो बताइए टोटल 11 है तो ऊपर का कितना होगा? 5, तब ना 6 5 11 पूरेगा, मतलब टोटल में से 11 में से निचल का घटा देंगे, ऊपर का बच गया। तो ये अभी समकोण त्रिभुज बच गया। कर्ण आप निकाल लीजिए, तो कर्ण क्या आ जाएगा बोलिए? मान लेते हैं ये BC है, तो ए भी चाहिए ना, तो ए भी निकालना है आपको। तो ये होता है रूट अंडर आधार स्क्वायर और जोड़ लंब स्क्वायर ना, तो 144 प्लस 5 के स्क्वायर 25, तो इस तरह से 169, इसका वर्गमूल 13, यानी 13 cm, यानी 13 मीटर आपका आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 था, ठीक है ना? ये कितना था? 17 था। क्वेश्चन नंबर ये आपका 17 है, 16 छूट गया। 16 देख लीजिए क्या कहता है। 16 बहुत ही आसान था। ठीक है, ये है आपका सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री। देखिए इसका भी वैल्यू 1 आएगा और इसका भी वैल्यू 1 आएगा, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया आंसर। जब इस 70 और 20 90 हो जाए, ठीक है, तो बताते साइन कॉस होना चाहिए, ये एंगल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऐसे भी सेक है, तो इसको जब कॉस में बदलेंगे तो चाहे ऐसे भी इसको ऐसा कीजिए ना, सेक है ना, तो इस पहला को मैं कर देता हूँ, इसका वैल्यू 1 कैसे होगा ये वो करके मैं बता देता हूँ। देखिए सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। तो बताए थे आपको सेक को जब कॉसेक में बदलना हो, चाहे सेक ही रहने दीजिए, सेक 70 डिग्री रहने दीजिए, साइन को हम कॉस में बदलना चाहते हैं तो कॉस, आप बताते नहीं 90 में से घटा के लिखना है। जब साइन को कॉस में बदलना हो तो कॉस में बदल लेंगे, एंगल को 90 में से घटा के बोलेंगे, तो 90 में से 20 गया 70। अब देखिए सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है ना, तो एंगल अगर सेम रहे तो सेक और कॉसेक दोनों कट के 1 हो जाता है, मतलब इसका आंसर आ गया आपका 1, क्योंकि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है? 1 थीटा का वैल्यू यहाँ 70, दोनों सेम है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा पर सेट हो गया। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा फॉर्मूला होता है 1। उसी तरह से ई बदलेंगे, यानी कॉसेक को बदल दीजिए साइन में, तो ये आ जाएगा साइन 70 कॉसेक 70, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2 आ गया ना, तो इसका आंसर आपका 2 हो गया। तो 16 का ऑप्शन आपको कौन सा हो गया? 2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
16 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? डी करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर देखिए मैंने सेक रहने दिया है और साइन को कॉस में बदल दीजिए। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा एक होती है, तो यहाँ पर आ गया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा टाइप का, तो इसका वैल्यू है। उसी तरह से यहाँ कॉस को जब हम साइन में बदलेंगे तो साइन 90 माइनस 20 तो 70, तो साइन 70 इंटू कॉसेक 70, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा भी 1, तो इसका भी वैल्यू 1 है, इसका भी वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1, यानी ऑप्शन 2 आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 17 यहाँ हो चुके हैं, पहले हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ए बिंदु दे दिया है आपको 2,-4 और एक दूसरा बिंदु है 4,-2, तो ये दोनों के मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है। तो मध्य बिंदु का नियामक हम क्या बताए थे? याद कीजिए जरा। कहता है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक बताइए, तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। मध्य बिंदु का नियामक कैसे मिलता है? दोनों के जोड़ के 2 से भाग। तो बोलिए 2 जोड़ 4 6 बटा में 2, इसको भी जोड़िए -4 और -2 तो -6 बटा में 2, जोड़ देना है और 2 से भाग भी देना है, ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए भाग देने का मतलब बटा 2 3, ये भी मतलब आपका आंसर आ गया 3,-3 आपका आंसर हो गया। तो 18 का आंसर 3,-3 ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है x बराबर 1 जो है सो 2 गो समीकरण है x² प्लस x प्लस a बराबर 0 और दूसरा है bx² प्लस bx प्लस 3 बराबर 0 के मूल हो तो a b का मान बताना है। तो चलिए कुछ नहीं करना है, x का मान पहले इसमें डालिए, x के जगह पर 1 आपको डालना है पहला समीकरण में। बोलिए तो 1 का स्क्वायर जोड़ x के जगह पर 1 प्लस a बराबर 0, तो यहाँ से a का 1 2, तो 2 प्लस a बराबर 0, तो यहाँ से a का वैल्यू मिल गया, +2 है और नहीं गया -2, a का मान क्या मिल गया? -2। अब चलिए इस x का मान अब इस समीकरण में भी डालिए, तो डालिए इसमें, तो b इंटू 1 का स्क्वायर जोड़ b इंटू x के जगह पर 1 और प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ से 1 के स्क्वायर 1 गुने b, तो b प्लस b और प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ से एगो b तो 2 ठो b यानी +3 है तो उन्हें गया -3, तो यहाँ से b का वैल्यू मिल गया -3/2। क्वेश्चन समझ में आ गया? कह रहा है कि क्वेश्चन x बराबर 1 समीकरण इतना तथा इतना के मूल है। मूल होने का मतलब इसको संतुष्ट करेगा, मतलब x का मान उसमें आप डाल सकते हैं। तो चलिए x बराबर 1 जो था पहला इस समीकरण में भी डाला तो a का मान मिल गया -2 और इसमें डाला तो b का मान मिल गया -3/2। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि a इंटू b का मान बताइए, तो a का मान आया है -2 और गुने b का मान आया है -3/2, 2 से 2 खत्म, तो माइनस प्लस 3, यानी 3 आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। 19 का ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी सही हो गया। ठीक है ना, 3 आपका सी में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपको कह रहा है कि 4 - √3 कैसी संख्या है? बता दीजिए। 4 - √3 यहाँ रूट दिख रहा है यानी अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन हो गया 20 का बी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 - √3 है, ऑप्शन ए है परिमेय, बी है अपरिमेय, सी है भिन्न और डी है पूर्णांक। तो कैसी संख्या? अपरिमेय, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 आइए। 21 कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज ABC है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है ABC जिसमें E और E बराबर है। ठीक है, AC बराबर है BC के, सॉरी E और E बराबर है। तो कहता है AB² बराबर ट्वाइस AC²। ठीक है, तो याद रखिएगा ये थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह का बनेगा ABC, इसमें दे दिया है कि AC बराबर है BC के। ठीक है, मतलब ये एंगल अभी नहीं दिया हो लेकिन ई दिया हुआ है।
AB² बराबर ट्वाइस AC²। तो अब बताइए, यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 AC² है तो AC² प्लस AC², मतलब 2 ठो है तो इसको 2 बार लिख दिए। अब एगो AC² रहने देते हैं। आपको पता है जी AC किसके बराबर है, BC के क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो AC का मान BC एगो डाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पर सेट हो गया AB² बराबर AC² जोड़ BC², मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो ये कौन सा है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि अगर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो जाए तो कर्ण के सामने वाले एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होती है। समकोणीय त्रिभुज में ना होता है, मतलब ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 21 यही पूछ रहा है, सी का मान क्या होगा, तो 90 डिग्री, यानी यहां से एंगल सी क्या मिल गया, 90 डिग्री। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी। 21 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, डी हुआ। याद रखिएगा, जब भी आपको कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर जो आधार स्क्वायर टाइप का दिख जाए तो कर्ण के सामने वाला एंगल पूछे तो वो आपको 90 डिग्री कहना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा सेट हो गया, AB² बराबर AC² जो BC²। यहाँ 2 था तो 2 बार लिख के एगो AC का वैल्यू एगो BC डाल दिए क्योंकि बराबर दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, ठीक है। वो भी बहुत ही आसान सवाल सब है, ठीक है। थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे आसानी से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 आपको कहता है कि 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 3:5 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है, क्या कहते हैं, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 3 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर, यानी 9:25 आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 9:25 ए है। ए में आपको ऑप्शन दिख रहा है 9:25। यानी याद रखना है कि संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ रहे तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो जो अनुपात आएगा वो क्षेत्रफल का अनुपात होता है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है 22 में कि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या, यानी जब भी क्षेत्रफल का अनुपात कहेगा तो क्या कर रहिएगा, भुजा का जो अनुपात रहेगा उसको स्क्वायर कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि बहुपद दे दिया x² - x+1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो आपको बताना है 1/α + 1/बीटा का मान आपको बताना है, ठीक है, क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जगह अंक नहीं तो एक, ये भी एक, तो a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया -1, c का वैल्यू हो गया 1। तो 1/α + 1/बीटा का सूत्र क्या होता है, -b/c। तो माइनस b का वैल्यू है -1 और c का वैल्यू है 1, तो माइनस माइनस प्लस 1/1 यानी 1 आंसर हो गया आपका। यानी 23 का आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया। 23 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी हो गया है, ठीक है। 1 क्वेश्चन नंबर 24 आपका कहता है 24 कि -3, -3 किस पाद में, तो याद रखिएगा अगर दोनों माइनस हो तो तृतीय पाद में होता है। ऐसे भी बताते हैं प्रथम होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है और ये चतुर्थ होता है। तो प्रथम में दोनों प्लस, द्वितीय में x माइनस y प्लस, और तृतीय में x भी माइनस y भी माइनस, और चतुर्थ में x प्लस y माइनस। तो देखिए यहाँ पर दोनों माइनस है, पहला भी दूसरा भी, तो दोनों माइनस किस में है, तृतीय में, यानी आंसर आपका तृतीय चतुर्थांश हो गया 24 का, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है 20 टिकटों जिन पर क्रमशः 1 से लेके 20 तक लिखा हुआ है। क्या कह रहा है, 20 टिकट है जिन पर संख्याएं अंकित है। क्वेश्चन समझिएगा जरा गौर से, ठीक है। कहता है 20 ठो टिकट है जिन पर संख्या 1 2 3 4 लिखा हुआ है 20 तक। अब उसमें से एक टिकट निकालते हैं तो 5 का गुणन, तो टोटल कितना होता है, प्रायिकता का सवाल है 25 में, तो 25 का मतलब होता है NS का मतलब होता है टोटल टिकट। टोटल टिकट क्या हुआ है, 20 को। अब ई होता है, ई का एनी का मतलब है, जैसे ई में कौन कौन आता है, तो जिसकी प्रायिकता कहेगा वो ई लिखते हैं, जिसकी प्रायिकता कहेगा वो ई मान लेते हैं। तो कहता है टिकट पर 5 के गुणज, तो 1 से 20 तक टिकट पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 डॉट कहाँ तक 20 तक, तो इसमें से 5 का गुणज छापिए, कौन कौन होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, बस 20 तक ही जाना है क्योंकि टोटल टिकट को कितना है 20 है। जरा गौर से समझेंगे, क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है प्रायिकता का।
पहले एनएस निकालना है, एनएस का मतलब टोटल, तो टोटल 1 से 20 तक क्या होगा 20। उसके बाद प्रायिकता कहता है कि 5 के गुना जाने की प्रायिकता, तो जिसकी प्रायिकता कहेगा वो ई होता है, तो ई वाला आप लिख लीजिए जो कैगो हुआ। तो 5 का गुणज कैट होगा 1 से 20 तक में, 5 10 15 20 1 2 3 4 गो, तो एन ई का वैल्यू मिल गया 4। एन ई का मतलब ई कैगो है, ई में कैगो है 1 2 3 4 तो 4। तो पीई का सूत्र होता है, प्रायिकता निकालने का सूत्र है एन ई बटा एन एस, यानी एन ई का वैल्यू 4 बटा एन एस का वैल्यू 20, काट दीजिए 5, यानी 1/5 आपका आंसर हो गया। क्या हो गया 25 का आंसर 1/5 हो गए। 25 का आंसर क्या हो गए 1/5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि डीई समांतर है बीसी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी। ठीक है, एबीसी जिसमें डीई जो है सो समांतर है बीसी के। ठीक है, उसके बाद एडी बटे डीबी जो है, एडी बटे डीबी ई आपको दिया हुआ है 5/3, तो आपको बताना है एई बटे एसी। ठीक है, तो चलिए एई बटे एसी का मान क्या होगा, तो यहां से जरा गौर से समझेंगे। यानी जब ये समांतर होता है तो फॉर्मूला होता है एडी बटे डीबी बराबर ए ई बटा ईसी होता है। क्या होता है ईसी होता है ना। तो आपको इसका वैल्यू बताना, तो देखिए ई अगर 5 है, ए डी 5 है 3, तो ये 5 3 हो गया। ठीक है, तो आपको इधर ए ई बटे ईसी चाहिए ना, तो इधर भी आप वही कीजिए, या तो ई यूज कीजिए या फिर आप ए वाला यूज कर लीजिए। क्या ए डी आप बटा में डीबी नहीं यूज करके ए बी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे ए डी बटा में ए बी बराबर ए ई अब बटा इसी के जगह पे क्या यूज करेंगे एसी यूज कर लेंगे, क्योंकि हमें एसी वाला चाहिए। तो यहां से बोलिए ए डी का वैल्यू 5 और ए बी कितना मिल गया 5 और 3 8, तो यहाँ से ए ई बटा ए सी, मतलब ए ई बटा ए सी का वैल्यू कितना मिल गया 5/8 आपका आंसर हो गया। मतलब जिस रेशियो में इधर रहेगा उसी रेशियो में इधर भी होता है जब ये दोनों समांतर होता है। तो इधर ए ई जब ई 5 है और ये 3 है, तो ये टोटल 5 और 3 8 का रेशियो देगा। मतलब ए ई बटा ए सी जो होगा, तो ए ई वाला 5 वाला 5 रह जाएगा, ये टोटल पूछ रहा था, इधर भी टोटल ले लीजिए, तो 5 और 3 8 का हो गया ना। मतलब 5/8 आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो 26 का आंसर मिल गया आपका 5/8। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है। ठीक है, तो यहां से आपको बताना है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4a क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, वही बात आपका कॉस साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा, नहीं तो वहां से भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो 27 का जो आंसर है वो फाइनली आपको क्या आ जाएगी 27। ओके 27 ना सी। ठीक है, 27 हो गया आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, तो 1 आ जाएगी। ठीक है, मतलब कॉस ए या प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है, तो वहां से साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4a भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, जरा गौर से यहाँ पर देख सकते हैं, अगर चाहे तो हम कर भी सकते हैं। तो 27 का भी आंसर क्या मिल गया आपको 1 मिल गया। ठीक है, क्योंकि यहां पर कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपको दे दिया है 1, तो यहां से साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4a भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 प्रथम 5 विषम संख्या का मान। तो प्रथम 5 विषम संख्या बताइए कौन कौन होता है 1 3 5 7 9, गिनते जाइएगा 1 2 3 4 5 को पूरी गया। अब इसका कहता है माध्य, तो
तो माध्य कैसे निकलता है, सब को जोड़ दीजिए, ठीक है, मतलब 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अब बटा में टोटल क्या हुआ है 5 गो। तो जोड़िए 3 × 1 = 4, 5 × 9 = 9 = 18 और 7 × 25 अब बटा में 5 कट गया 5, यानी माध्य आपका 5 आ गया। माध्य कैसे निकलता है, सबको जोड़ के जय वह उतना से भाग दे दीजिए। तो 28 का आंसर क्या आ गया, सी हो गया 5। सी नंबर ऑप्शन आपका 5 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29, ये भी आपको कह रहा है कि P - 4,2 और 8,3 बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटता है। तो मान लेते हैं कि अनुपात 1 में बांटता है, ठीक है, जस्ट। तो चलिए इस तरह से 28 तक हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है।